channel. In today we will discuss about the deferred revenue expenditure. तो समझ लेते हैं deferred revenue expenditure होता क्या है. तो in business, deferred revenue expenditure is an expense which is incurred while an accounting period. तो पहले तो ये एक expense है, ठीक है, but does not expire in the same year. अब ये लाइन क्या कहती है कि ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये उसी ईयर में इसका बेनिफिट ख़त्म नहीं होगा, ठीक है. इट विल कीप शोइंग इट्स बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स. ये कि लाइन क्या कह रही है कि जो इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट कब मिलता है, जब हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें कुछ बेनिफिट मिलता है. बट जो ये एक्सपेंडिचर है इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो 2 और 3 ईयर्स मिलेगा. अब देखिए मिलेगा, ठीक है. अब आप इसको ऐसे भी समझिए कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है. अब देखिए, अब बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज़ ही है, ठीक है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको. देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या कंडीशन है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है. अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप वाली वीडियो देख लें, ठीक है. अब देखिए मैं बताता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कंडीशन क्या है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंडीशन ये है कि जो उसके बेनिफिट है वो उसी ईयर में मिलता है. मतलब हमने उस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंडिचर किया और जो उसका बेनिफिट है उसी ईयर के अंदर अंदर मिलेगा, बस, ठीक है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमारे लिए कोई एसेट्स क्रिएट कर दे और या फिर जिसका बेनिफिट जो होता है वो मोर देन ईयर्स मिलता है. यहाँ कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई स्पेसिफाई नहीं होता कि 2 ईयर्स मिलेगा, 3 ईयर्स मिलेगा, 4 ईयर्स मिलेगा, वो स्पेसिफाई नहीं होता, वो कोई स्पेसिफाई नहीं है, बस, ठीक है. अब देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनसे अलग क्यों है. तो देखिए अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो 1 साल का ही बेनिफिट देता है, ठीक है. बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेसिफाई कर देता है कि ये जो है एक्सपेंडिचर 2 और 3 ईयर्स बेनिफिट देगा. इसने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, 2 और 3 ईयर्स देगा. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैसे अलग है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई ऐसा बताते नहीं है कि 2 ईयर्स हमें बेनिफिट मिलेगा, 3 ईयर्स बेनिफिट मिलेगा, वहाँ कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं होता. बट यहाँ पे जो पीरियड है वो स्पेसिफाई कर देते हैं वो. तो इस कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, ठीक है. बट ये कि ये हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब एग्जांपल से समझते हैं कि इनका क्या ट्रीटमेंट होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो पहला एग्जांपल दे रखा है एडवांस इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है. यहाँ पॉलिसी नहीं मतलब नहीं, प्रीमियम होगा, ठीक है, हम प्रीमियम पे करते हैं तो, ठीक है. अब समझना, मैं अब इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट होता है. अब जैसे मानिए अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पे कर रही है 3 साल का, ठीक है, 3 साल का सेम उसी अकाउंटिंग ईयर में. फॉर एग्जांपल 2013 चल रहा है तो 2013 में वो 3 साल का प्रीमियम पे कर रही है. अब देखिए 3 साल का प्रीमियम उसी ईयर में पे कर रही है. तो देखिए हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जिस ईयर का जौन सा एक्सपेंस होता है हमें उसी ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. बट देखिए जो 3 साल का उसने 2013 में पे कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो क्या ये 2013 का एक्सपेंडिचर हो जाएगा? नहीं ना, ये तो आगे वाले 2014 का था, फिर 2015 का था, ठीक है, आगे वाले सालों का था. तो भाई हम उसको 2013 में ट्रीट नहीं करेंगे बिकॉज ये आगे वाले साल का एक्सपेंडिचर है. तो हम सारा अपना ट्रीटमेंट एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट करेंगे. तो जो 2013 का हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम होगा उसे हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड शो कर देंगे, ठीक है, उसे तो हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड शो कर देंगे. लेकिन हम उसी ईयर में, अब बताइए एक मिनट, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारे लिए एसेट्स होता है ना, बिकॉज हमने क्या किया है, आगे वाले ईयरों का एक्सपेंस इसी ईयर में पे कर दिया है. तो ये हमारे लिए एक एसेट्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसे हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना पड़ता है. तो इस केस में भी सेम ऐसा ही है, बिकॉज हमने आगे आने वाले ईयर का जो हमें एक्सपेंडिचर था वो तो हमने इसी साल पे कर दिया ना, तो हमारे लिए तो प्रीपेड बन गया. तो ये हमारे लिए एक एसेट्स बन जाता है प्रीपेड. तो जो बाकी का 2 साल, देखो मान लो 30,000 रुपये हमने पे कर दिया, ठीक है, तो इसमें से जो 10,000 है उसे तो हम P&L में शो कर देंगे अपना, ठीक है. बट लेकिन जो 20,000 बचेगा ना उसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड शो कर देंगे, ठीक है. अब देखिए हम एडवर्टाइजमेंट वाला इस एग्जांपल से भी समझ लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट, क्योंकि मोस्टली यही 2-3 एग्जांपल रहते हैं, ठीक है.
अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट का मतलब नकली एसेट्स, मतलब जिनकी एक्चुअल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। अब देखिए जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी, बट अब देखिए अब हम एडवर्टाइजमेंट से समझते हैं कि ये कैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है और उनकी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो इस एडवर्टाइजमेंट का हमारे सेल्स पे जो बेनिफिट है, हम एडवर्टाइजमेंट बेसिकली करते क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन करती क्यों है, सेल्स करने के लिए कि सेल्स बढ़ती है, दैट्स वाई तो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो सेल्स पे हमें असर दिखाएगी, ये ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर दिखाएगी, ठीक है। तो उनकी वो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, एज़ पर लॉ भी हो सकता है और एज़ पर उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। तो क्या है, तो जैसे मानिए कि उन्होंने 60 लाख रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, ठीक है, 60 लाख का एक्सपेंडिचर किया। अब देखिए उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो है ये 2 ईयर तक ये हमें बेनिफिट देगा, ठीक है, 2 ईयर तक ये हमें बेनिफिट देगा। अब एक चीज़ आप खुद ही माइंड में सोचिएगा, एज़ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट हम तो यही मानते हैं ना कि जो जिस साल का एक्सपेंडिचर हो हमें उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है, और जो जिस साल का बेनिफिट हो हमें उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट ही हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो हमें तो उसी ईयर में रिकॉर्ड करना होता है। तो आप सोचिए अगर मैं इस पूरे 60 लाख को, मान लो 2013 का हम अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, 2013 का है, अभी इस पूरे 60 लाख को अगर मैं इसी अकाउंट में इसी 2013 के पी एंड एल अकाउंट में एज अ एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लूँ, तो ये चीज़ सही तो नहीं होगी ना, बिकॉज ये तो एक्सपेक्टेशंस है कि कम से कम 2 साल चलेगा, और हमें तो जो साल का एक्सपेंस है हमें उसी साल में ट्रीट करना है। तो जो ये 2 साल का है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बता देगा कि आपको कितना ट्रीट करना है इस साल, और बाकी के साल जो है आगे का ट्रीट करेंगे उसमें। बट आप अगर इस 60 लाख को उसी साल का एक्सपेंडिचर मान के आप इसे फिर उस साल के पी&एल में डेबिट कर दोगे, फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 60 लाख का एक्सपेंडिचर है इसका जो बेनिफिट है वो तो 2 साल तक मिलेगा ना, तो उस हिसाब से तो हमें इसको 2 साल में डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है तो आप इसको आधा आधा, आधा मतलब 2013 का मान लेंगे एक्सपेंडिचर, और बाकी का जो आधा बचेगा मीन्स 30 लाख, उसे आप अगले साल का मान लेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप जो है 30 लाख रुपीज़ तो एज ए एक्सपेंडिचर ऑफ पी&एल में 2013 के पी&एल में डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंड जो बाकी का 30,000 हमारा एक्सपेंड तो हो ही गया है भाई, तो जो बाकी का 30,000 है आप उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड डालेंगे, बिकॉज ये भी हमारे लिए एक प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। तो जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंडिचर होता है गाइस, हम उसे एसेट्स ट्रीट करते हैं, तो 2013 की बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड शो करेंगे, ठीक है। तो बाकी सिंपल आपको यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। एंड मैं बता दूं डेफर्ड का मतलब भी यही होता है कि बांटना, डेफर्ड का मतलब होता है बांटना बेसिकली, ठीक है। तो बस यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी वीडियो। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर कोई डाउट हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा।